नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सेफ्टी कंप्लायंस की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफ़ी चर्चा होती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंप्लायंस स्ट्रैटेजी रेगुलेशंस एंड ऑपरेशंस नाम की एक काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट के कुछ अंश हैं। जी, और हमारा मकसद ये है कि इस थोड़े टेक्निकल से लगने वाले विषय को थोड़ा आसान बनाया जाए सही। और ये समझें कि कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है। सिर्फ कानून के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने और नैतिकता के लिहाज से भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ हेलमेट पहनने या रूल बुक देखने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। हाँ, वही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सेफ्टी कंप्लायंस या सुरक्षा अनुपालन, इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, मतलब सीधी सी बात है कि ये एक लगातार चलने वाली एक मुनज़्ज़म कोशिश है। अच्छा। इसका मकसद है कि जहाँ काम हो रहा है, वहाँ एम्प्लॉइज़, आम लोग और हमारा पर्यावरण ये सब खतरों से बचे रहें। इसके लिए जो सरकारी नियम हैं, इंडस्ट्री के अपने स्टैंडर्ड्स हैं और कंपनी के जो अंदरूनी नियम कायदे हैं, उन सबको मानना पड़ता है। ठीक है। इसमें बेसिक चीज़ें भी हैं, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब हेलमेट, जूते वगैरह पहनना। हाँ हाँ, पीपी। जी, पीपी। और एडवांस चीज़ें भी शामिल है, जैसे रिस्क असेसमेंट करना, यानी खतरों का पहले से अंदाज़ा लगाना और काम करने का एक सुरक्षित माहौल बनाए रखना। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लिस्ट टिक करने जैसा नहीं है, ये एक तरह की जिम्मेदारी लग रही है। रिपोर्ट में ड्यूटी ऑफ केयर की बात हुई है, वो क्या है फिर? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ड्यूटी ऑफ केयर असल में एम्प्लॉयर की, मतलब मालिक की एक बुनियादी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है अच्छा। कि वो समझदारी से काम करे, ताकि कर्मचारियों को नुकसान पहुंचने का चांस कम से कम हो। हम्म। इसमें सही ट्रेनिंग देना, ज़रूरी सामान देना और ये पक्का करना कि काम करने का माहौल और जो हालात हैं वो सेफ हों। तो ये सिर्फ ऑफिस या साइट तक ही सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी मान लीजिए दुनिया भर में काम करती है या कर्मचारी बहुत ट्रैवल करते हैं, हाँ। तो इसमें उनकी यात्रा की सुरक्षा, विदेश में हेल्थ रिस्क के बारे में बताना, सही इंश्योरेंस देना, 24 घंटे इमरजेंसी कांटेक्ट रखना, ये सब भी शामिल हो जाता है। ओ, ये तो काफी व्यापक है। जी। और इसमें वो जोखिम भी आते हैं जो शायद सीधे कानून में लिखे भी ना हो, जैसे वर्कर की थकान है या बहुत गर्मी में काम करने का स्ट्रेस है। अच्छा। तो ये नजरिया सुरक्षा को सिर्फ एक कानूनी जरूरत से ऊपर उठाकर एक एक्टिव जिम्मेदारी बनाता है। समझ गई। तो मतलब सिर्फ कानून मानना काफी नहीं, आपको एक्टिवली सेफ माहौल बनाना है। अच्छा, तो क्या इसके भी अलग अलग टाइप या लेवल होते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे आप कई लेयर्स की तरह देख सकते हैं। हर लेयर जरूरी है। जैसे? सबसे पहला तो है नियामक अनुपालन, रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये तो बेसिक है, करना ही पड़ता है। हाँ। इसमें सरकार के कानून और स्टैंडर्ड्स आते हैं, जैसे अमेरिका में ओशा के नियम हैं या भारत में बीओसीडब्ल्यू एक्ट है। अच्छा। ये नहीं माना तो फाइन लग सकता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, समझ लीजिए। ठीक है, ये पहला लेवल हुआ। जी। दूसरा है उद्योग मानक अनुपालन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस। ये कानून की तरह कंपलसरी नहीं होते, पर इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग इन्हें मानते हैं। अच्छा, जैसे बेस्ट प्रैक्टिस। हाँ, कह सकते हैं। जैसे आईएसओ 45001 है हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, या एनसी के स्पेसिफिकेशंस हैं इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए। तीसरा है उत्पाद विशिष्ट अनुपालन, प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंप्लायंस। इसका फोकस इस पर होता है कि जो सामान इस्तेमाल हो रहा है या जो बिल्डिंग बन रही है वो सेफ्टी के पैमाने पर खरी उतरे। जैसे मटेरियल की क्वालिटी। बिल्कुल। जैसे बिजली के सामान के लिए यूएल स्टैंडर्ड या भारत में स्टील के लिए बीआईएस के नियम। ठीक। और चौथा है आंतरिक या कंपनी नीतियां, इंटरनल पॉलिसीज। ये कंपनी के अपने बनाए नियम होते हैं जो किसी खास साइट के जोखिमों को देखकर बनते हैं। ये अक्सर सरकारी नियमों से भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं। अच्छा, जैसे साइट स्पेसिफिक इमरजेंसी प्लान। जी बिल्कुल। ये वाकई दिलचस्प है। तो मतलब कंप्लायंस सिर्फ नियम मानना नहीं, इसका असल में फायदा भी है। हाँ बिल्कुल, फायदे बहुत साफ हैं और बहुत जरूरी भी। क्या है वो फायदे? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि रिस्क कम होता है और जानें बचती हैं। ये तो सबसे जरूरी है। जी, आंकड़े भी यही बताते हैं। जिन साइट्स पर सख्ती से नियम फॉलो होते हैं, वहां एक्सीडेंट्स 20% तक कम होते हैं उन साइट्स के मुकाबले जहां ढिलाई होती है। अच्छे सेफ्टी प्रोग्राम्स का लक्ष्य ही होता है जीरो नुकसान, मतलब कोई चोट ना लगे। इससे चोटें कम होती हैं और वर्कर भी सेफ महसूस करते हैं। सही बात है। और दूसरा बड़ा फायदा है प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी रिलायबिलिटी और जो उसे आखिर में इस्तेमाल करेगा उसकी सेफ्टी पर सीधा असर। अच्छा, सेफ्टी और क्वालिटी कैसे जुड़े हैं? ये बहुत गहराई से जुड़े हैं। देखिए, अक्सर लोग सेफ्टी यानी एचएससी और क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी को अलग अलग देखते हैं। हाँ, ऐसा होता है। पर आज के कंस्ट्रक्शन में ये सोच बिल्कुल गलत है।
अगर आप सेफ्टी में लापरवाही करते हैं, मान लीजिए मचान की जांच ठीक से नहीं की या इंस्टॉलेशन गलत तरीके से किया, तो उसका सीधा असर स्ट्रक्चर की कमजोरी या डिफेक्ट के रूप में दिखेगा। हाँ। फिर उसे ठीक करने में पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, बजट बिगड़ेगा। ओह हाँ, ये तो है। और जब आप नियमों का पालन करते हैं तो आप टेस्टेड मटेरियल यूज करते हैं, सही तरीके अपनाते हैं, इससे लंबे समय के रिस्क कम होते हैं, जैसे बिल्डिंग गिरना या कोई कंटामिनेशन होना। सही। जैसे मान लीजिए वायरिंग ठीक से नहीं हुई तो आग लगने का कितना बड़ा खतरा है। बिल्कुल। इसीलिए सेफ्टी यानी HSE को क्वालिटी एश्योरेंस QA का ही एक हिस्सा मानना चाहिए। और भारत में BIS जैसे मानक इसी बात को पक्का करते हैं कि मटेरियल सही क्वालिटी का हो। ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि सेफ्टी और क्वालिटी अलग नहीं है। अच्छा, अब जरा नियमों पर आते हैं। ये नियम कायदे आते कहाँ से हैं? क्या कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जिन्हें सब फॉलो कर सके? हाँ, देखिए, अच्छी सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। कुछ स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क हैं और हर देश के अपने अनिवार्य कानून भी हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। ISO 45001 एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है। ये वॉलंटरी है, पर बहुत सी कंपनियां ऐसे फॉलो करती हैं, खासकर वो जो कई देशों में काम करती हैं। ये अक्सर मिनिमम कानूनी जरूरतों से आगे जाता है। हाँ, ISO 45001 का नाम तो सुना है। ये पुराने वाले OSS 18001 से कैसे अलग है? इसमें क्या खास बात है? जी, ISO 45001 ने OSS 18001 को रिप्लेस किया है और ये ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच देता है। होलिस्टिक मतलब ये सुरक्षा को बिजनेस के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसमें कुछ मुख्य अंतर हैं। पहला तो है एकीकृत संरचना, Annex SL। Annex SL। हाँ, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो ISO के कई मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स में होता है, जैसे ISO 9001 क्वालिटी और ISO 14001 एनवायरनमेंट। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि सेफ्टी अलग थलग नहीं रहती। सुरक्षा से जुड़े फैसले बिजनेस के बाकी फैसलों जैसे बजट, प्लानिंग, क्वालिटी, पर्यावरण, इन सब के साथ मिलकर लिए जाते हैं। एक तरह से इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। ओके, ये तो बड़ा बदलाव है। जी, और दूसरा बड़ा अंतर है भविष्य में होने वाले खतरों का अनुमान लगाने पर जोर। OHSA 18001 ज्यादातर उन खतरों पर फोकस करता था जो पहले से पता है, लेकिन ISO 45001 कहता है कि आप एक्टिवली उन चीजों या स्थितियों को पहचानें जिनसे भविष्य में नुकसान हो सकता है। प्रोएक्टिव होना मतलब? बिल्कुल। इसके लिए आपको रिस्क असेसमेंट और जॉब सेफ्टी एनालिसिस को रोज के काम में शामिल करना होता है, और ये स्टैंडर्ड कर्मचारियों और बाकी लोगों की जरूरतों पर भी ज्यादा ध्यान देता है। खासकर कर्मचारियों को रिस्क पहचानने की ट्रेनिंग देना इसमें जरूरी है, जो पहले इतनी क्लियर नहीं थी। अच्छा, तो मतलब सुरक्षा अब सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, पूरे बिजनेस का हिस्सा है, और सिर्फ आज के नहीं, कल के खतरों पर भी नजर रखनी है। बिल्कुल सही, यही इसका सार है। सेफ्टी अब बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ठीक है, ये तो हुआ इंटरनेशनल लेवल। अब अगर हम किसी देश की बात करें, जैसे अमेरिका में ओशा का बहुत नाम आता है, वो क्या है? हाँ, अमेरिका में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यानी ओशा ये कंस्ट्रक्शन के लिए अनिवार्य नियम बनाता है। इनके नियम कोड 29CR 1926 में हैं। ओशा खास तौर पर हाई रिस्क कामों पर फोकस करता है, जैसे क्रेन ऑपरेशन, कन्फाइंड स्पेस में काम करना या खाई खोदना, और ये घातक 4 फेटल 4 खतरों पर बहुत जोर देता है। घातक 4, ये क्या है? नाम तो काफी सीरियस है। जी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में होने वाली मौतों के 4 सबसे बड़े कारण हैं। ओह, कौन कौन से? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है गिरना, फॉल्स। सबसे ज्यादा मौतें इसी से होती हैं। 2021 में करीब 37% मौतें गिरने से हुईं। 37%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इसीलिए ओशा कहता है कि 6 फीट या उससे ज्यादा ऊंचाई पर काम करने पर गिरने से बचाव के इंतजाम जरूरी हैं, जैसे पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, रेलिंग लगाना, सीढ़ी और मचान का सही इस्तेमाल। क्योंकि ये आंकड़ा बाकी कारणों जैसे बिजली का झटका लगभग 8% से कहीं ज्यादा है, इसलिए इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बाकी 3? दूसरा है किसी चीज से टकराना, स्ट्रक बाय, जैसे किसी गिरती हुई चीज से या चलती हुई मशीन से। इसके बचाव के लिए हाई विजिबिलिटी कपड़े और सेफ जोन जरूरी हैं। ठीक। तीसरा है किसी चीज में फंसना या बीच में आ जाना, कॉट इन बिटवीन, जैसे मशीन के पुर्जों के बीच या ढहती हुई मिट्टी में। इसके लिए गार्डिंग और सही खुदाई तकनीक जरूरी है। और चौथा है बिजली का झटका लगना, इलेक्ट्रिक्यूशंस। इसके लिए बिजली की लाइनों का पता लगाना, सुरक्षित दूरी रखना और GFCIs जैसे सेफ्टी डिवाइस इस्तेमाल करना जरूरी है। ये चारों वाकई जानलेवा हैं। खासकर गिरने वाला आंकड़ा चौंकाने वाला है। अच्छा, ये तो हुई अमेरिका की बात।
अब जरा अपने देश भारत की तरफ आते हैं। यहाँ सेफ्टी कंप्लायंस का क्या नज़ारा है? देखिए, भारत में कंप्लायंस मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कानूनों पर आधारित हैं, जिनका फोकस मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण पर है। अच्छा, और इन्हें लागू करने का काम ज्यादातर राज्य सरकारें करती हैं। कौन सा मुख्य कानून है इसके लिए? मुख्य कानून है BOCW एक्ट 1996, यानी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। ओके, BOCW एक्ट। जी, ये कानून और इसके तहत बने राज्यों के नियम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रोजगार, सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर को रेगुलेट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई खास चीजें हैं, जैसे मशीन के घूमने वाले हिस्सों पर फेंसिंग, उपकरणों का सेफ इस्तेमाल, आग से बचाव, फर्स्ट एड, सेफ्टी कमेटियां बनाना और हर साइट पर डेडिकेटेड सेफ्टी ऑफिसर रखना, ये सब जरूरी है। ये तो काफी कुछ कवर करता है। स्ट्रक्चर की सेफ्टी के बारे में भी कुछ है? हाँ, उसके लिए है नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2016। ये एक तरह का गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है, जिसमें बिल्डिंग डिजाइन, फायर सेफ्टी, मटेरियल स्पेसिफिकेशन ये सब आता है। पर ये तो गाइडलाइन है ना? जी, NBC खुद एक सिफारिश है, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स को भारतीय मानक ब्यूरो BIS मजबूती देता है। BIS कैसे? BIS क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स QCOs जारी करता है, जैसे स्ट्रक्चरल स्टील के लिए, और ये QCOs अनिवार्य होते हैं। अच्छा, इससे ये पक्का होता है कि पूरे देश में मटेरियल एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड का हो। ये सीधे तौर पर लोगों की सुरक्षा और जीवन के अधिकार से जुड़ा है। समझ गया। लेकिन क्या ये कानून सख्ती से लागू होते हैं? अक्सर सुनने में आता है कि इस मामले में थोड़ी ढील रहती है। ये एक अहम मुद्दा है। ऐतिहासिक रूप से हाँ, लागू करने में और जागरूकता में कमियां रही हैं, लेकिन अब एक बदलाव दिख रहा है। कैसा बदलाव? अब ज्यादा सख्ती और स्पेसिफिक एनफोर्समेंट की तरफ झुकाव है, खासकर जो बड़े शहर या तेजी से डेवलप हो रहे इलाके हैं, जैसे मुंबई मेट्रो रीजन MMR या गाजियाबाद GDA। हाँ, वहां की जो लोकल अथॉरिटीज हैं, वो बिल्डिंग परमिट देते समय ही खास सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को अनिवार्य शर्त बना रही हैं, खासकर ऊंची इमारतों के लिए। अच्छा, तो अब ये परमिट की कंडीशन बन गई है। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है। भले ही NBC गाइडलाइन हो, लोकल बॉडीज उसके प्रावधानों को बाइंडिंग कंडीशंस में बदल रही हैं। तो अगर कोई इनका पालन ना करे तो अब ये सिर्फ नियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि बिल्डिंग परमिट का उल्लंघन माना जाता है। इससे तुरंत काम रोकने का नोटिस आ सकता है और भारी जुर्माना या क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। ओह, और हाल की घटनाओं के बाद लोकल अथॉरिटीज खुद भी सेफ्टी सर्वे करवा रही हैं, कमजोर बिल्डिंग्स पहचान रही हैं और नॉन कंप्लायंट आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट भी कर रही हैं। तो मतलब अब जवाबदेही बढ़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। अब इसे एक सीरियस पर्सनल और कॉर्पोरेट फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। चलिए, नियम और कानून तो समझ आ गए, पर असल में साइट पर इन्हें लागू कौन करता है? किसकी क्या भूमिका होती है? देखिए, सेफ्टी को लागू करने के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर और प्रोसेस होना जरूरी है। साइट पर दो मुख्य भूमिकाएं होती हैं। कौन सी? एक है साइट इंचार्ज या साइट सुपरवाइजर। ये जमीन पर लीडर होता है। अच्छा, इसका काम है रोज के ऑपरेशंस देखना, काम सही से हो रहा है या नहीं ये मॉनिटर करना, और ये पक्का करना कि सब लोग सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, जैसे सही इक्विपमेंट यूज हो, साइट पर ट्रैफिक कंट्रोल हो। ये टूल बॉक्स स्टॉक करवाने, साइट के नियम लागू करने और जो तुरंत खतरे दिखें, जैसे कहीं सामान बिखरा है, उन्हें ठीक करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। टूल बॉक्स स्टॉक। हाँ, ये काम शुरू करने से पहले रोज या हफ्ते में होने वाली छोटी सेफ्टी ब्रीफिंग होती है। अच्छा, रिसर्च बताती है कि एक अच्छा साइट इंचार्ज अपनी सतर्कता से एक्सीडेंट्स को 30% तक कम कर सकता है। उसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स से भी काम करवाना होता है। ठीक है। ये हुआ साइट इंचार्ज। और दूसरी भूमिका? दूसरी अहम भूमिका है सुरक्षा अधिकारी, सेफ्टी ऑफिसर की। ये एक तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, जिसका फोकस प्रिवेंशन, एनफोर्समेंट और ऑडिटिंग पर होता है। अच्छा, ये सेफ्टी स्पेशलिस्ट हुआ। जी, इसे सेफ्टी कानूनों और इंडस्ट्री के रिस्क्स की गहरी समझ होनी चाहिए। इसका काम है रोज या हफ्ते में साइट पर घूमकर देखना कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, जैसे कोई हार्नेस खराब तो नहीं, और ये चेक करना कि काम बाहरी स्टैंडर्ड्स जैसे OSHA या ISO 45001 के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ओके। और क्या करता है सेफ्टी ऑफिसर? ये पॉलिसी बनाने में मदद करता है, ट्रेनिंग देता है, जैसे PPE कैसे पहनना है, इमरजेंसी में क्या करना है, अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी जांच करता है। और ये साइट मैनेजमेंट और बाहर की अथॉरिटीज या बीमा कंपनी के बीच लिंक का काम भी करता है। समझ गई। तो साइट इंचार्ज डे टू डे ऑपरेशन देखता है और सेफ्टी ऑफिसर ओवरऑल कंप्लायंस और सिस्टम पर फोकस करता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ लोग होने से तो काम नहीं चलेगा। वो कौन सी प्रक्रियाएं या सिस्टम है जो रोजमर्रा में सेफ्टी पक्का करते हैं? बिल्कुल सही सवाल है।
सेफ्टी को बनाए रखने के लिए कुछ तय प्रक्रियाओं, ट्रेनिंग और इमरजेंसी की तैयारी बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला और जरूरी है खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन, हेरा। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। जी, मतलब लगातार ये पहचानना कि काम की जगह पे क्या क्या खतरे हैं, चाहे वो रोज के काम हो, कभी कभी होने वाले काम हो या इमरजेंसी हो। फिर ये आंकना कि उनसे कितना रिस्क है, और फिर उन खतरों को कंट्रोल करने के उपाय लागू करना और प्रायोरिटी तय करना कि पहले क्या करना है, और अगर खुदा न खास्ता कोई घटना हो जाए तो उसकी तह तक जांच करना कि हुआ क्यों, ताकि वो दोबारा ना हो। ये तो बहुत जरूरी है। जी। दूसरा है टूल बॉक्स हारता और अनिवार्य ट्रेनिंग का महत्व। हाँ, आपने टूल बॉक्स टॉक का जिक्र किया था। हाँ, ये छोटी रोज होने वाली ब्रीफिंग बहुत असरदार होती है सबको सेफ्टी के बारे में बताने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी मैनेजमेंट को रेगुलर और डिटेल ट्रेनिंग देनी चाहिए। किस बारे में? चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पररी, अपनी जिम्मेदारी समझे और बिना डरे कोई भी सेफ्टी प्रॉब्लम बता सकें। बिल्कुल। और तीसरा है पीपीई, साफ सफाई, हाउसकीपिंग और इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू करना। सही पीपीई पहनना अनिवार्य है। हार्ड हैट, सेफ्टी जूते, हाई वेस्ट जैकेट और जरूरत के हिसाब से हार्नेस। इसका रिकॉर्ड रखना और सख्ती से लागू करना जरूरी है। साथ ही साइट की साफ सफाई, काम की जगह साफ सुथरी रखने से फिसलने गिरने का खतरा बहुत कम हो जाता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 50% तक। 50% सिर्फ सफाई से? जी हाँ, बिखरा हुआ सामान, तारें, गीली जगहें, ये सब बड़े खतरे हैं। सही बात है। और इमरजेंसी प्लान, हाँ, हर साइट पर एक पहले से तय इमरजेंसी रिस्पांस प्लान ERP होना चाहिए। आग लगे, केमिकल फैले या कोई नेचुरल डिजास्टर हो तो क्या करना है, ये सबको पता होना चाहिए। इसके लिए एक टीम होनी चाहिए और रेगुलर ड्रिल होनी चाहिए। ड्रिल मतलब अभ्यास। जी, ताकि इमरजेंसी के वक्त सब तैयार रहें। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक पूरा कल्चर है, एक सिस्टम है। इसमें सही लोग, सही प्रोसेस, लगातार ट्रेनिंग और निगरानी सब शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने आज कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कंप्लायंस की इस काफी जटिल दुनिया को समझने की कोशिश की। इसकी परिभाषा, इसके लेवल्स, ग्लोबल और भारतीय नियम जैसे ISO 45001, ओशा के फेटल 4, BOCW एक्ट, NBC BIS, और फिर इसे साइट पर लागू कैसे करते हैं साइट इंचार्ज, सेफ्टी ऑफिसर, हेरा टूल बॉक्स टॉक के जरिए। जी, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सेफ्टी सिर्फ एक चेकलिस्ट टिक करने का काम नहीं है। हाँ, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये आपकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी पूरी करता है, जानें बचाता है और आखिर में आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी और सक्सेस को भी सुनिश्चित करता है। ये प्रोएक्टिव होने, खतरों को पहले से भांपने और लगातार सुधार करते रहने के बारे में है। और जैसा हमने डिस्कस किया, खासकर भारत में लोकल लेवल पे बढ़ती सख्ती ये दिखाती है कि अब जवाबदेही पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल और कॉर्पोरेट लेवल पर देखी जा रही है। मतलब अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो ये एक सीरियस फेलियर माना जाएगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, आज के इस पूरी बातचीत के बाद क्या आपको लगता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स या पहनने वाले सेंसर्स इस पूरे सेफ्टी लैंडस्केप को और बदल सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, खासकर उन रिस्क्स को लेकर जो शायद अभी कानूनों में साफ तौर पर लिखे भी नहीं हैं, जैसे वर्कर की थकान या एनवायरमेंटल स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का रोल निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। वेयरेबल सेंसर्स थकान या स्ट्रेस लेवल मॉनिटर कर सकते हैं। AI पैटर्न देखकर पहले से बता सकता है कि कहाँ खतरा ज़्यादा है। ड्रोन साइट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो हाँ, टेक्नोलॉजी इसमें एक बड़ा बदलाव ला सकती है और लाएगी भी। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।